नमस्कार साथियों, टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि गणित के तीसरे यूनिट का वीडियो लाइए, तो ये रही बहुत ही सटीक जानकारी के साथ यूनिट 3। चलिए सबसे पहले सिलेबस की ओर कि हमें इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो ये रही आपके सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम सिलेबस, जिसमें गणित में यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले से हम इन दोनों का वीडियो अभी अभी बना चुके हैं और आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया इन दोनों वीडियो को। और इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट 3 गणित सीखना एवं आकलन। देखा जाए तो यदि आप नए होंगे तो यूनिट 1 और यूनिट 2 को भी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही सटीक कंटेंट के साथ तैयार हुआ है। बहुत साथियों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इसकी सराहना किया गया। तो यूनिट 3 भी हम उसी तरीके से देखने वाले हैं, गणित सीखना एवं आकलन। इसमें देखना है हमें तीन टॉपिक का 3 अलग अलग हम नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें सबसे पहला देखने वाले हैं प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, दूसरा है कक्षा में रचनावाद आकलन और तीसरा है अवधारणा एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक की ओर, प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति द्वारा सीखना। चलिए तो इस टॉपिक की शुरुआत हम परिचय एवं पृष्ठभूमि से करते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उनका छोटा सा इंट्रो होना बहुत जरूरी है। तो परिचय एवं पृष्ठभूमि में भारत में गणित की परंपरा अत्यंत प्राचीन, समृद्ध एवं गौरवशाली रही है। प्राचीन भारतीय गणित पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य केवल गणना करना नहीं, बल्कि मानसिक क्षमताओं का तीव्र विकास, तार्किक सोच तथा गणितीय भय मैथ्स फोबिया को समाप्त करना था। तो प्राचीन काल से ही जो हमारे देश के गणितज्ञ हुए, उनका मानना था कि गणित ऐसा हो जो मानसिक क्षमताओं का तीव्र विकास के साथ साथ तार्किक सोच और गणितीय भय को दूर कर सके, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे गणित के कॉन्सेप्ट दिए जो बच्चों को गणित में रुचि पैदा करें। तो चलिए इन्हीं सभी को अच्छे से देखेंगे, और इसी वजह से शायद इस टॉपिक को सिलेबस में डाला गया है। वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक भारतीय गणितज्ञों ने विश्व को शून्य, जीरो, दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम तथा बीज गणित, एल्जेब्रा जैसे बहुत ही शानदार जो गणित है, गणित विषय के महत्वपूर्ण पार्ट है, उसे हमारे गणितज्ञों के द्वारा, प्राचीन गणितज्ञों के द्वारा ही दिया गया है, जिनके आधारभूत नियम प्रदान किए हैं। उसी में से स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जो 1884 से 1960 ने 1911 से 1918 के मध्य अथर्ववेद से 16 मुख्य सूत्र, इससे प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा, 16 मुख्य सूत्र एवं 13 उपसूत्र की खोज की, जिसे आज हम वैदिक गणित, वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में जानते हैं। आइए हम प्रमुख प्राचीन भारतीय गणितज्ञ एवं उनका योगदान को जानते हैं। जैसा कि हमने यूनिट 1 में भी इसको बहुत ही विस्तृत जानकारी के साथ देखे थे, लेकिन एक रिवीजन के रूप में फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इनका जो योगदान रहा वो गणित के बारे में हम देखने वाले हैं। आर्यभट्ट प्रथम 476 से 550 ईस्वी आर्यभट्टी ग्रंथ की रचना की। इन्होंने पाई का जो मान है दशमलव के बाद का 4 अंकों तक इन्होंने शुद्धतम मान या निकटतम मान दिया था, जो उस समय सर्वप्रथम इन्होंने दिए थे। शून्य के प्रयोग को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया इन्हीं के द्वारा, अर्थात शून्य की खोज या शून्य के प्रयोग को इनके द्वारा ही बताया गया। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में ऋणात्मक संख्याओं, नेगेटिव नंबर्स और शून्य के साथ गणितीय संक्रियाओं के स्पष्ट नियम दिए। अगर आपको और डिटेल जानना है तो इसका जो है पहला यूनिट हम तैयार किए थे, उसमें इसका पूरा अच्छे से चर्चा किए थे। इसमें हम चूंकि हम प्राचीन गणितीय पद्धतियों को जान रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो गणितज्ञ हैं उनको भी थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, या रिवीजन के रूप में। तो प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की, जिसके 4 भाग है। लीलावती जो अंक गणित से संबंधित है, बीज गणित और ग्रह गणिताध्याय, और चौथा है गोलाध्याय। यदि पूछा जाता है भास्कराचार्य के आपके प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना किए, उनके कौन कौन सा भाग है, तो पहला है लीलावती जो अंक गणित से संबंधित है, बीज गणित, ग्रह गणिताध्याय और गोलाध्याय। बौधायन की बात करें तो बौधायन शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का वर्णन पाइथागोरस से सदियों पहले से कर दिया था। जो पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जो आपके समकोण त्रिभुज के लिए जो इस प्रकार ये कर्ण होता है,
और ये लंब होता है और ये आधार होता है। ये समकोण त्रिभुज में जो एक सूत्र दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसका जो है जिक्र पाइथागोरस से पहले बौधायन के द्वारा अपने सुलभ सूत्र में ही इसका जिक्र कर दिए थे। बाद में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को जो है पूरा सार्वभौमिक रूप से लाया गया, लेकिन इससे पहले बौधायन के द्वारा इसको दे चुके थे। आइए अब हम आगे देखेंगे बीजांक और परम मित्र अंक की विस्तृत अवधारणा, जो आपके देखा जाए तो प्राचीन गणितीय पद्धति को जो है सीखने में बहुत उपयोगी रहा। तो क्विक रिवीजन के रूप में देखें तो वैदिक गणित के प्रणेता या जनक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं। पूछा जा सकता है वैदिक गणित के जनक कौन हैं, तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जिन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए। भास्कराचार्य द्वितीय की पुस्तक लीलावती, जो अंक गणित से संबंधित है, का ऐतिहासिक ग्रंथ है। सुलभ सूत्र प्राचीन भारतीय रेखा गणित का सबसे प्राचीन स्रोत है। याद रखिएगा सुलभ सूत्र जो है प्राचीन भारतीय रेखा गणित का सबसे प्राचीन स्रोत है, पूछा जा सकता है। अब हम जानेंगे बीजांक और परम मित्र अंक की विस्तृत अवधारणा। तो बीजांक और परम मित्र क्या है, इससे प्रश्न बन सकता है। चूंकि यह पेडागोजी होता है, उसमें गणितीय पार्ट नहीं आता जिसमें सॉल्व करें, क्योंकि गणितीय सॉल्व करने के लिए तो आपके पास इसके बाद वाला जितना भी यूनिट है वो तो आपके लाभ हानि, आपके दशमलव प्रणाली, जो भी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो तो आपके सॉल्व करने वाला रहेगा। लेकिन गणित शिक्षण शास्त्र में अवधारणा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट से संबंधित। तो इन सभी का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। बीजांक क्या है, परम मित्र अंक क्या है। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय गणित और वैदिक गणितीय पद्धति में गणनाओं को अत्यंत सरल, मौखिक और त्रुटि रहित बनाने के लिए बीजांक और परम मित्र अंक की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। आइए हम बीजांक को समझते हैं। बीजांक क्या है, तो किसी संख्या के सभी अंकों को आपस में तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि अंत में केवल एक अंक सिंगल डिजिट 1 to 9 होता है, सिंगल डिजिट, ये प्राप्त ना हो जाए। प्राप्त एकल अंक को उस संख्या का बीजांक कहते हैं। जैसे कि मान लो एक उदाहरण से समझते हैं, यदि ये 345 है तो इसका बीजांक निकालने के लिए बोला जाता है, तो इसको आपस में जोड़ने के लिए कहा जाएगा। जितने भी बड़ी संख्याएं हम निकाल सकते हैं और इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये 3 और 4 7, 7 5 12। अब ये 12 आया तो ये 2 डिजिट में है, अभी तक इसका बीजांक प्राप्त नहीं हुआ है। फिर से हम इसको आपस में जोड़ेंगे और ये प्राप्त हो गया, तो इसका 345 का बीजांक कितना हुआ, 3। तो ये आपके बीजांक हैं। तो बीजांक ज्ञात करने के नियम देखा जाए तो संख्या के सभी अंकों को परस्पर जोड़ें। यदि योग 2 अंकों में आता है तो उन्हें पुनः अंकों को आपस में जोड़ना है। यह तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। सुगम बनाने के एक और नियम है 9 की उपेक्षा का नियम। बीजांक निकालते समय अंक 9 को छोड़ दिया जाए या 9 के योग वाले अंकों को हटा दिया जाए तो भी बीजांक समान रहता है। जैसे कि इसी 345 में 9 की उपेक्षा कर दी जाए या 9 जहां पर होता है उसको हटा दिया जाए, तो यहीं पर आप देखेंगे यहाँ 4 और 5 9 हुआ, तो इसको हटा दिया गया तो भी ये 3 बच रहा है। तो यहीं से आपका बीजांक एक ही स्टेप में निकल जाता है। तो 9 अंक जोड़ो और उसको बाहर करो, तो ये बीजांक निकालने के लिए सुगम बना देता है इसको। आइए बीजांक निकालने के विस्तृत उदाहरण देखते हैं। बीजांक किस लिए उपयोगी है, यदि हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं या गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो उनका उत्तर जांच करने के लिए इसका बहुत ही उपयोग होता है। उत्तर जांच करके आप पता लगा सकते हैं कि उत्तर हमारा सही आया है कि नहीं। तो यहाँ पर तो बीजांक ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं को आपस में जोड़ा गया, ये 31 आया तो ये फिर आपस में जोड़ा गया तो ये 4 आया। 9 को हटाने के संबंधित नियम में देखा जाए तो जैसे ही ये 9 हुआ तो इसको हटा दिए, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ फिर जोड़ते जाएंगे तो आपस में जहाँ जहाँ 9 होते जाएगा, जैसे कि यहाँ 6 और 3 9, तो ये भी हट जाएगा। अब 8 और 5 को आपस में जोड़ लीजिए, यहाँ 9 कटा, फिर 6 3 9, फिर ये 8 5 बच गया, ये 13 हुआ, फिर आपस में 1 + 3 ये हो गया 4। तो ये आपका बीजांक हुआ इसका 4। तो इस प्रकार आप 9 का जो है उपेक्षा करके 9 को 9 सम करते ही उसको हटा कर भी बहुत सरलता से बीजांक निकाल सकते हैं।
इस प्रकार ये आप इस संख्या का भी निकाल सकते हैं। आइए अब हम बीजांक का मुख्य उपयोग उत्तर की जांच करने में होता है उसको जान लेते हैं। जैसे कि मान लो आप 23 और 45 को जोड़ रहे हैं, 23 और 45 को जोड़ रहे हैं इस प्रकार, तो यहाँ जोड़ने पर ये 5 3 8 आता है और ये 2 और 4 6 आता है। तो यहाँ उत्तर की जांच कैसे होगा कि यदि हम ऊपर वाला का बीजांक निकालते हैं 2 और 3 5 और नीचे वाला का निकालते हैं जो कि 4 धन 5, तो 4 धन 5 ये भी हो गया 4 धन 5 9, और इसको आपस में जोड़ते हैं कितना होता है 9 5 14, और 14 का बीजांक फिर से कितना हो जाएगा 5। अब इसका हम उत्तर का भी निकालते हैं, जैसे कि हमने ऊपर वाला नीचे वाला का दोनों को जोड़ कर बीजांक निकाले तो 5 प्राप्त हुआ। यदि उत्तर का भी उतना ही बीजांक प्राप्त होता है 6 धन 8 14, और 14 को हम आपस में जोड़े तो 1 धन 4, इसका भी 5 हुआ। तो आपके दो संख्याओं को जो आपस में जोड़े, बीजांक को जोड़े तो भी 5 प्राप्त हो रहा है, और इसके उत्तर को भी आपस में जोड़े तो भी 5, तो ये हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। यदि उत्तर सही नहीं होता तो बिल्कुल दोनों समान नहीं आता। परम मित्र अंक की बात करें, ये तो रही। अगर इसी को बीजांक को आप गुणा में सीखते हैं तो गुणा में भी आप कर सकते हैं। 23 गुणा यदि 25 करते हैं तो आप इन दोनों का पहले बीजांक निकालेंगे। 2 और 3 का कितना हो जाएगा आपका 5, और इसका हो जाएगा 7, और 5 सत्ते हो जाएगा 35, और 35 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इसका 23 गुणा 25 करेंगे और इसको गुणा करके भी अगर बीजांक निकालेंगे गुणनफल का तो भी वो 8 आएगा। तब उत्तर हमारा, जैसे कि 25 या 75 की 5 हासिल 7, और 25 दूनी 50, 50 और 7 हो जाएगा आपका 57। अब इसका बीजांक निकालेंगे तो 8 आएगा, तब ये 575 उत्तर सही होगा। अगर गलत लाए रहेंगे तो वो आपका बीजांक 8 नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि हम यहाँ 5 5 10 और 7 17, और 17 का बीजांक निकालेंगे तो 1 धन 7, ये हो गया 8। तो इस प्रकार आपका दोनों का यहाँ 23 और 25 का जो बीजांक का गुणनफल किए तो भी आपका 8 प्राप्त हुआ, और इसके गुणनफल का भी बीजांक निकाले तो भी 8 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार उत्तर की जांच किया जाता है। अब परम मित्र अंक क्या है, तो परम मित्र अंक को समझिएगा। जिन दो अंकों का योग 10 आधार होता है वे परस्पर एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे कि यदि 1 का परम मित्र अंक पूछा जाता है तो 9 होगा, क्योंकि इसको आपस में जोड़ने पर क्या आता है 10 आता है। 2 और 8 को जोड़ेंगे तो ये भी 10 आएगा। तो 2 का परम मित्र अंक पूछा जाता है तो 8, 3 का परम मित्र अंक 7, और उल्टा भी 7 का परम मित्र अंक पूछा जाता है तो 3, 4 का 6, 6 का 4, 5 का तो परम मित्र अंक 5 ही होगा। अब ये फिर से ये रिपीट होते जाएगा, ये ऊपर नीचे होते जाएगा। तो इस प्रकार दो संख्याओं का योग, यदि उन दो संख्याओं का योग 10 होता है तो उन दोनों संख्याओं को आपस में उसका परम मित्र अंक कहा जाता है। चलिए अब हम परम मित्र अंक का उपयोग जानते हैं। इसका उपयोग होता है वैदिक घटाओं में। याद रखिएगा, बीजांक या परम मित्र अंक निकालने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि ये गणितीय पार्ट इसमें से नहीं आएगा, इसके अवधारणा से आएगा, कॉन्सेप्ट से आएगा कि परम मित्र अंक का उपयोग कहाँ होता है, बीजांक का उपयोग कहाँ होता है। तो बीजांक का हमने देखे उत्तर की जांच करने के लिए, वही परम मित्र अंक का उपयोग वैदिक घटाओं में कैसे घटाते हैं। जैसे कि हम छोटे संख्या में बड़े संख्याओं को घटाते हैं उधारी लेकर, उधारी लेने वाले में, तो यहाँ पर उधारी लेकर नहीं करना है, यहाँ हमें परम मित्र अंक से घटाना है। यहाँ देख सकते हैं इसका उपयोग, याद रखिएगा, जैसे कि छोटे संख्या में बड़े संख्या घटाने के टाइम ही किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं इकाई में 3 है, यहाँ 8 है, 3 में 8 नहीं घटेगा क्योंकि ऊपर आपका 3 छोटा है और नीचे बड़ा है। तो इसके लिए हम परम मित्र का उपयोग करेंगे। नीचे वाले संख्या का परम मित्र 8 का परम मित्र 2 है, क्योंकि इन दोनों का आपस में योगफल करें तो 10 होता है। तो इसका जो परम मित्र अंक है उसको ऊपर में आप जोड़ दीजिएगा, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रक्रिया किए हैं, इसके बदले एकाधिक चिन्ह लगा देंगे इसके बगल वाले अंक के ऊपर, तो ये फिर क्या कहलाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 और इस बिंदु 1 है तो 2 और 1 3 को मिलाकर 3 हो जाएगा। अब 5 में 3 घटाएंगे तो ये 2 आएगा। इस प्रकार का ये घटाव होता है इसमें परम मित्र अंक के उपयोग से। यदि आप उधारी लेकर भी घटाएंगे तो भी आपका 25 ही आएगा। तो ये आपके बताता है परम मित्र अंक का उपयोग कहाँ होता है, आपके वैदिक घटाव में। अब हम यहाँ पर क्विक रिवीजन के रूप में देखते हैं बीजांक। बीजांक संख्या के अंकों को तब तक जोड़ना
जब तक एक अंक न प्राप्त हो तो यह उत्तर की त्वरित सत्यता जांच में प्रयुक्त होता है। तो बीजांग का उपयोग कहाँ होता है, तो इसे याद रखिएगा, सत्यता की जांच करने के लिए, उत्तर की जांच करने के लिए। वही परम मित्र अंक का उपयोग कहाँ होता है, घटाने में, याद रखिएगा, वैदिक घटाने में। चलिए नेक्स्ट, अब हम प्रमुख वैदिक सूत्र एवं उनकी कार्य प्रणाली जान लेते हैं। तो इसमें हम देखा जाए तो वैदिक गणित में तो 16 प्रमुख सूत्र हैं, जिनमें से शिक्षण परीक्षक के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो 4 सूत्र है जो ज्यादा उपयोग होता है, जिनका फास्ट कैलकुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम नवस्तश्चरम दसतः, और तीसरा है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम, और चौथा है एक न्यूनेन पूर्वेण। जिसमें एकाधिकेन पूर्वेण की बात करें तो इसका अर्थ है पहले वाले से एक अधिक। इसका उपयोग उन संख्याओं के वर्ग निकालने में होता है जिनके अंत में इकाई का अंक 5 होता है। आइए नीचे हम इसके उदाहरण सहित इसको सॉल्व करके बताएंगे कैसे एकाधिकेन पूर्वेण कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं। दूसरा है निखिलम नवस्तश्चरम दसतः। इसमें क्या होता है, इसका अर्थ है सभी 9 से तथा अंतिम 10 से। यह सूत्र आधार बेस पर काम करता है, 10, 100, 1000 के समीप वाली संख्याओं के तीव्र गुणा के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उदाहरण से हम आगे देखने वाले हैं। ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम, यह अर्थ होता है ऊपर नीचे और तिरछा गुणा। यह सूत्र किसी भी 2 या 3 अंकों की संख्याओं के गुणा के लिए सार्वभौमिक है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है। वही चौथा है एक न्यूनेन पूर्वेण विधि। इसका अर्थ है पहले वाले से एक कम। जब किसी संख्या को 999, 999 जैसी संख्याओं से गुणा करना हो तब इसका उपयोग होता है और बहुत फास्ट कैलकुलेशन होता है। चलिए बारी बारी इन सभी का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि में 75 का वर्ग, अर्थात देखा जाए तो जिसके इकाई में 5 होने की बात हो रही है, तो 75 का वर्ग कैसे करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण नाम से स्पष्ट है, एक को अधिक करना है। तो हम उत्तर की इसमें दायां भाग और बायां भाग पर काम करेंगे। तो उत्तर के हम यहाँ पर दायां भाग की बात करें तो इसमें दायां भाग में तो इसके दोनों इकाई को जो 5 5 दिख रहे हैं उसका गुणनफल कर देंगे 5 गुणा 5, तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। लेकिन अब उत्तर के बायां भाग की बात करेंगे तो 7 और 7 बचा, तो एक में एक अधिक कर देना है, सॉरी जोड़ देना है, एक अधिक की बात हो रही है, तो ये 8 हो जाएगा और एक जो है आपका 7 ही रहेगा, तो 8 सत्ते 56, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 5625। ये बहुत फास्ट है, याद रखिएगा। एकाधिकेन पूर्वेण में किसी का भी वर्ग जिसमें इकाई में 5 हो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं, जिसके इकाई में जैसे कि मान लो 5 हो तो 5 यहाँ पर 95 और इसके इकाई का पहले गुणा कर लेते हैं, तो ये 5 पंचे 25, और इसमें क्या करना है, एक अधिक कर देना है दहाई में, तो ये हो जाएगा 9 1 10, और 10 में हम गुणा करेंगे 9 का, तो 9 दहम 90, तो ये 9025 ही इसका उत्तर होगा। तो ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसकी इकाई में 5 होनी चाहिए, ऐसे संख्याओं का वर्ग। नेक्स्ट उदाहरण है आपके सूत्र निखिलम विधि का, जिसमें ऐसे संख्याओं को लिया जाता है जो 10 के करीब होते हैं, 100 के करीब होते हैं या फिर 1000 के करीब होते हैं, जिनका हम सटीक गुणनफल या फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। तो इसमें जैसे कि 97 जो है भी आपके 100 के करीब की संख्या है और 94 भी, तो इसका विचलन संख्या निकाला जाता है। और विचलन संख्या कैसे निकाला जाता है, जैसे कि 97 100 के करीब है तो 100 में कितना घटाएंगे तो आपके 97 आएगा, तो 3, तो ये 0 3 आपके इसका विचलन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 संख्या है तो 0 3 के रूप में लिखेंगे। और 94 है, ये भी 2 डिजिट का है, और 100 में कितना घटाएंगे, 94 आता है तो 6, तो इसको भी हम 0 6 लिखेंगे। तो ये 0 3 97 का विचलन और 0 6 आपके 94 का विचलन हो जाएगा। तो इसका गुणा करने के लिए हमें गुणा करना नहीं पड़ेगा, हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम 97 में 6 घटाते हैं तो भी 91 आता है, और 94 में 3 घटाते हैं तो भी 91 आते हैं, तो ये आपके सामने वाला जो 2 डिजिट रहेगा उसका उत्तर हमें मिल चुका है। अब इधर उत्तर का दायां भाग प्राप्त करने के लिए हम इन विचलनों का आपस में गुणनफल करेंगे, तो -03 और -06 का गुणनफल क्या हो जाएगा, +18, 6 × 18 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9118। तो इस प्रकार ये किया जाता है सूत्र निखिलम विधि द्वारा। वही एक न्यूनेन पूर्वेण विधि की बात करें तो इसमें ऐसे संख्याओं का गुणनफल लिया जाता है
जो 9 से गुणा हो, 99 से गुणा हो, 999 से गुणा हो, तो इसमें हम देखेंगे तो जैसे 43 गुणा 99, तो इसमें क्या किया जाता है, एक न्यूनयन किया जाता है। जैसे कि आपका यहाँ जो 43 दिख रहा है उसका एक कम करेंगे तो 42 आएगा, और इसी 42 को जो 99 है उससे घटा देंगे, तो जो उत्तर आएगा उसका उत्तर का यह दायां भाग कहलाएगा। जैसे कि 9 में 2 घटाए तो 7, और 9 में 4 घटाए तो 5, तो ये 57। तो इस प्रकार इसको हम मिला के लिख सकते हैं कि 4257 इसका गुणनफल होगा। निश्चित रूप से यदि आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते होंगे तो इसे फास्ट कैलकुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ये वैदिक गणित का आपके एक न्यूनयन पूर्वेण विधि है, और इसका कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, ये शायद इसका निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये रही आपका। अब हम आगे देखने वाले हैं महत्वपूर्ण प्राचीन गणितीय कृतियां एवं उनके रचयिता। तो इसमें बौधायन की बात करें तो उनके जो कृति है वो बौधायन शुल्ब सूत्र है, जिनका समय रहे 800 ईसा पूर्व। यज्ञ वेदी निर्माण रेखा गणित पाइथागोरस प्रमेय का प्रथम कथन इनके द्वारा दिया गया, बौधायन के द्वारा, तो इसे भी याद रखिएगा। आर्यभट्ट प्रथम आर्यभट्टीय इनका कृति है, ग्रंथ है, और इनका जो काल रहा 476 से 500 ईसा पूर्व, तो इसको हम रिवीजन के रूप में देख रहे हैं। इकाई यूनिट में भी हम एक बार देखे थे। इन्होंने पाई का मान दशमलव के बाद 4 अंकों तक शुद्धतम रूप से पहली व्यक्ति थे जो निकालने वाले थे। त्रिघात समीकरण, त्रिकोणमिति, ज्या या साइन का कॉन्सेप्ट इन्हीं के द्वारा लाया गया। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, इनका काल 598 ईस्वी से 668 ईस्वी तक। शून्य से भाग गुणा के नियम, चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल, श्रीधराचार्य पाटी गणित या त्रिशतिका, जिनका द्विघात समीकरण हल करने का द्विघाती सूत्र, जिसको हम इकाई 1 में जो है चर्चा भी किए थे, द्विघात समीकरण। भास्कराचार्य सेकेंड की बात करें, द्वितीय की बात करें तो सिद्धांत शिरोमणि, जिनके अंक गणित पर ये लीलावती बहुत ही प्रसिद्ध रहा, इनका काल रहा 1114 से 1185 ईस्वी तक। अंक गणित, अवकलन गणित, जो कि हायर मैथमेटिक्स की शुरुआत है कहा जा सकता है, इन्हीं के देन है। अनंत की अवधारणा, ये सब देखा जाए तो। और वही जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ की बात करें तो वैदिक गणित के प्रणेता या जनक, जिनका काल रहा 1884 से 1960 ईस्वी। तो इनके बारे में जो पहला यूनिट है इनका छूट गया था, तो इसको भी देख सकते हैं, और इन्हीं से इस यूनिट में प्रश्न बन सकता है। यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैदिक गणित जो है प्राचीन गणित की जो सिलेबस है जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय प्राचीन गणितीय पद्धति द्वारा सीखना, तो यही पद्धति है वैदिक गणित, जिसमें हम थोड़ा डिटेल लाने की कोशिश किए हैं। 16 मूल सूत्र है और 13 उपसूत्र, जो तीव्र गणना पद्धति पर बात करती हैं। वही अब हम टॉप 25 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य देखने वाले हैं इस टॉपिक से। फिर हम दूसरा टॉपिक पर जाएंगे। तो इस टॉपिक के लिए क्योंकि हमने इस जो यूनिट है उसको 3 भागों में बांटे हैं, तो इस टॉपिक से जो वन लाइनर फैक्ट बन सकता है या जिनसे प्रश्न बन सकता है वो वैदिक गणित पुस्तक के लेखक पूछा जाता है, तो आपके स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ हैं, और इन्हें ही वैदिक गणित के प्रणेता भी कहा जाता है, जनक भी। वैदिक गणित में कुल कितने सूत्र है आएगा, तो 16 मुख्य सूत्र और 13 उपसूत्र। भारत में गणित दिवस कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर। शून्य की खोज, इनके गणित का जिक्र इसलिए नहीं हुआ है, इसका हम यूनिट 1 में कर चुके हैं, और इसका जो गणित है वो हायर मैथमेटिक्स का ज़्यादातर थ्योरम वगैरह इन्होंने लाए थे, इसलिए जो है हम छोटे स्तरों के लिए इनका जो गणित है ज़्यादातर नहीं हुआ है। ये इनका भी कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लेकिन वैदिक गणित पर ज़्यादा फोकस किया गया है प्राचीन गणितीय पद्धति पर। शून्य की खोज का श्रेय प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को दिया जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे प्राचीन उल्लेख शुल्ब सूत्र में मिलता है। लीलावती पुस्तक के रचयिता भास्कराचार्य द्वितीय है, जो उनकी पुत्री के नाम पर है, ये भी याद रखिएगा। पाटी गणित के लेखक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य थे, जिनका द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य नियम या सूत्र दिए थे, जो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac अपान 2a थे, जिसको आपने जो है गणित में 10th के सिलेबस में देखे होंगे। वही एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ है पहले वाले से एक अधिक, ये इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। एक न्यूनयन पूर्वेण का अर्थ पहले वाले से एक कम। संख्या प्रणाली में दशमलव पद्धति का आविष्कार भारत में ही हुआ है। ब्रह्मगुप्त ने ऋणात्मक संख्याओं का ऋण और धनात्मक को स्व कहा था, याद रखिएगा। ऊर्ध्व तिर्यभ्याम
का शाब्दिक अर्थ ऊपर नीचे और तिरछा होता है। इन सभी का शाब्दिक अर्थ से प्रश्न बन सकता है। मैं शुरू से बता रहा हूं, इनके कॉन्सेप्ट पर इनसे प्रश्न बनेगा, न कि गणित पर। गणित शिक्षण में वैदिक पद्धति छात्रों में गति, शुद्धता और मानसिक परिकलन का विकास करती है। गणित सार संग्रह नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक महावीराचार्य जैन गणितज्ञ हैं। बौधायन शुल्ब सूत्र में √2 का अत्यंत सटीक मान निकाल दिया गया था। वही निखिलम नवश्चरम दशतः का अर्थ सभी 9 से तथा अंतिम 10 से, इसका अर्थ है सभी 9 से तथा अंतिम 10 से, याद रखिएगा। वैदिक गणितीय विधियों से बालकों में गणितीय चिंता कम होती है। बकखाली पांडुलिपि में शून्य का लिखित संकेत पाया गया था। ये सभी वैदिक गणित या प्राचीन गणित से संबंधित तथ्य हैं, जिसे हम ऊपर डिटेल में नहीं ला पाए हैं, क्योंकि यही डिटेल बहुत पर्याप्त है आपके लिए, तो वन लाइनर में इसको बता रहे हैं। ये आर्यभट्ट ने पाई का मान सटीक दशमलव के 4 अंकों तक दिए थे, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है। त्रिकोणमिति में ज्या शब्द की उत्पत्ति भारतीय गणितज्ञों द्वारा दी गई थी। आर्यभट्टी ग्रंथ कुल 4 भागों में विभाजित है: गीतिकापाद, गणितपाद, काल क्रियापाद और गोलपाद। इसे पूछा जा सकता है। गणित शिक्षण में प्राचीन भारतीय विधियों का एकीकरण एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 दोनों द्वारा अनुशंसित हैं। वही संख्या के अंकों का योग निकालकर उत्तर की जांच करने की वैदिक विधि को बीजांग कहा जाता है। परम मित्र अंक वे 2 अंक होते हैं जिनका योग 10 होता है। उदाहरण के लिए 3 का परम मित्र अंक 7 होता है। तो ये रही आपके पहले टॉपिक पर वन लाइनर फैक्ट। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आइए। अब हम इस यूनिट के सेकेंड टॉपिक पर बात करेंगे, कक्षा में रचनावाद आकलन। परिचय एवं पृष्ठभूमि देखते हैं। गणित शिक्षण शास्त्र में रचनावाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। परंपरागत रूप से गणित को केवल सूत्रों, नियमों और यांत्रिक गणनाओं को रटने का विषय माना जाता था, परंतु आज रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बालक गणितीय ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वह अपने पूर्व ज्ञान, अनुभवों और परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। याद रखिएगा, आज बच्चा रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि जीन पियाजे के द्वारा तो बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा गया है, इसी दृष्टिकोण को सार्थक करने के लिए। तो रचनावादी दृष्टिकोण क्या दर्शाता है पूछा जाएगा, तो इन्हीं शब्दों को याद रखिएगा। बच्चा स्वयं अपने पूर्व ज्ञान, अनुभवों और परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सक्रिय रूप से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह रचनावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। आइए एनसीएफ 2005 के अनुसार इस दृष्टिकोण को देखते हैं। तो एनसीएफ 2005 कहता है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना है। रचनावादी आकलन इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है, जहां परीक्षा का मुख्य ध्येय रटने की जांच करना नहीं, बल्कि बच्चे की गणितीय सोच, समस्या समाधान क्षमता और अवधारणात्मक समझ का आकलन करना है। ये रही आपके एनसीएफ 2005 का दृष्टिकोण गणित शिक्षण और रचनावादी आकलन को लेकर। आइए अब हम चर्चा करते हैं आकलन के प्रकारों पर। आकलन 3 प्रकार के होते हैं। अधिगम का आकलन, जिसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। दूसरा है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एस लर्निंग। आइए इसे उदाहरण सहित समझते हैं। परंपरागत आकलन अधिगम का आकलन पर जोर देता था, जैसे कि जो लंबे समय से प्रचलन में है वो क्या है, अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन क्या होता है, जिसे योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, जो शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य यह जांचना होता है कि छात्र ने पूरे सत्र या इकाई में कुल कितना सीखा और इसके आधार पर उन्हें ग्रेड, अंक या प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि स्कूल या कॉलेज की वार्षिक परीक्षा, 6 मासिक परीक्षा या फिर बोर्ड परीक्षाएं इसी का उदाहरण है अधिगम का आकलन का, जिसमें किसी कोर्स के पूरा होने पर मिलने वाला सर्टिफिकेशन टेस्ट को दर्शाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग या अधिगम का आकलन। जबकि रचनावादी आकलन मुख्य रूप से अधिगम के लिए आकलन पर बात करती है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्या होता है, ये जो है एक रचनात्मक आकलन है। याद रखिएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलते रहता है। तो कौन सा आकलन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है पूछा जाएगा, तो अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें कक्षा में पाठ पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच बीच में प्रश्न पूछना,
किसी किसी विषय को समझाने के बाद लिया जाने वाला सरप्राइज टेस्ट या क्लास में जो क्विज पूछा जाता है वो। यदि हम आम उदाहरण लें, आम बोलचाल की भाषा में घरेलू उदाहरण, तो एक रसोइया जब सब्जी बनाते समय बीच में उसे चखता है ताकि नमक मिर्च कम होने पर उसे सुधारा जा सके, तो वह आपके जो दूसरा आकलन का प्रकार है अधिगम के लिए आकलन, वो आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। वही तीसरे आकलन की बात करें अधिगम के रूप में आकलन, तो या असेसमेंट एस लर्निंग, इसे स्व आकलन के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि विद्यार्थी अपने स्वयं सीखने की गति के लिए जो आकलन करता है, इसे स्व आकलन के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि छात्र स्वयं अपने सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। यह पूरी तरह से छात्र केंद्रित होता है, जहां शिक्षार्थी अपनी ताकत और कमजोरियों को खुद पहचानता है और खुद के लिए लक्ष्य तय करता है। इसे स्वमूल्यांकन या सहकर्मी मूल्यांकन भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है पीयर असेसमेंट अर्थात सहकर्मी के द्वारा भी आकलन कराया जाता है या किया जाता है। किसी परीक्षा की तैयारी करते समय छात्र द्वारा खुद का मॉक टेस्ट लेना और देखना कि उसने कहाँ गलती की। यदि जो घर में तैयारी कर रहे हैं आज भी शिक्षक भर्ती का, तो खुद से मॉक टेस्ट करना वो आपके खुद का आकलन करना है। तो वह आपके तीसरा जो आकलन है अधिगम के रूप में आकलन, ये स्व आकलन से संबंधित रहेगा। तो इस प्रकार ये रही आकलन के प्रकार। चलिए रचनावाद के प्रमुख सिद्धांतकार को जानते हैं। गणित में रचनावादी शिक्षण और आकलन को समझने के लिए 3 प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों को जानना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले हम जीन पियाजे का रचनावाद का प्रकार जानते हैं। तो ये है आपके संज्ञानात्मक रचनावाद। चूंकि यह आप सीडीपी में भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बस इसमें रचनावाद ऐड हुआ है। रचनावाद के बारे में भी इन्होंने बताया कि बालक स्वयं एक नन्हा वैज्ञानिक है जो पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके आत्मीकरण, समाविष्टीकरण एवं संतुलन के द्वारा गणितीय संप्रत्ययों को सीखता है। तो इन शब्दों को आपने सीडीपी में भी अच्छे से समझे होंगे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यदि सीडीपी का इन शब्दों को अच्छे से देखे होंगे, जैसे कि लेव वाइगोत्स्की का भी इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया को सीडीपी में अच्छे से बताए हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है, तो उसी में हम रचनावाद से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो सामाजिक रचनावाद जोड़ देना है। तो गणित का ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं सहयोगात्मक अधिगम से होता है। जैसे कि हमने सीडीपी में देखे हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है, तो उसमें बाकी सभी को भाषाओं को बताया गया है। तो इसमें गणित का ज्ञान का निर्माण भी सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं सहयोगात्मक अधिगम से होता है। जैसे कि यहाँ समरूपी विकास का क्षेत्र, जिसे जोन प्रॉक्सिमल ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और पाड़ या ढांचा स्कैफोल्डिंग आकलन का मुख्य आधार है। तो इन महत्वपूर्ण शब्दों को आपने सीडीपी में भी देखे होंगे। जेडपीडी और पाड़ या ढांचा, जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसे बच्चा को अस्थायी सहायता देने वाले जो शब्दावली है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बच्चा जहां करते करते रुक जाता है और उसको MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, जो ज़्यादा जानकार व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो अस्थायी सहायता दिया जाता है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो ये आपके लेव वाइगोत्स्की का रचनावाद सिद्धांत या सामाजिक रचनावाद सिद्धांत है। नेक्स्ट है जेरोम ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक अधिगम को दर्शाया गया है। इसमें गणितीय अवधारणाओं का विकास जो है 3 स्तरों पर होता है। इसको याद रखिएगा, ये आपको नया लग सकता है, या पहले इनका भी जेरोम ब्रूनर का सीडीपी में है, लेकिन इसका ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ है इनके अपेक्षा। जैसा कि जीन पियाजे, वाइगोत्स्की का ज़्यादा पूछा जाता है या ज़्यादा व्यक्ति इन्हीं के बारे में जाना जाता है। हालांकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 3 स्तर बताए हैं गणितीय अवधारणाओं का। पहला है इनेक्टिव सक्रियता, दूसरा है आइकॉनिक चित्रमय, और तीसरा सिंबॉलिक प्रतीकात्मक। आकलन में इन तीनों स्तरों का समावेश होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इनका ये 3 स्तर पूछा जा सकता है, इनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। गणितीय ज्ञान निर्माण का चक्र पूछा जाता है, तो इसमें पहला स्टेज है, इसे हम ELPS के माध्यम से भी समझेंगे। यह अनुभव या पूर्व ज्ञान, जिसे हम ठोस अनुभव भी कहते हैं या मूर्त अवधारणा भी कह सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चरण है खोज व अंतःक्रिया, और तीसरा है अर्थ निर्माण, और चौथा है
अमूर्त संकल्पना। तो इस रूप में अगर पूछा जाता है तो आप अनुभव या पूर्व ज्ञान से खोज व अंतःक्रिया, उसके बाद अर्थ निर्माण और लास्ट में अमूर्त संकल्पना में जाना, इस प्रकार ये क्रम को याद रखिएगा। और यदि इसी को ईएलपीएस के माध्यम से पूछा जाता है तो इसे ब्रूनर के ईएलपीएस दृष्टिकोण को एक्सपीरियंस लैंग्वेज पिक्चर सिंबल, जिसे हमने यूनिट 2 में भी चर्चा किए हैं, का उपयोग गणित की प्राथमिक कक्षाओं में अनिवार्य किया जाता है और इस क्रम से प्रश्न बनता है। पियाजे के अनुसार गणितीय अवधारणाएं जैसे संख्या संरक्षण अमूर्त सोच के विकास के साथ आती है। वैगोत्स्की के अनुसार गणित में समूह कार्य और सहपाठी शिक्षण अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो ये आपके की पॉइंट है। आगे हम देखने वाले हैं गणित कक्षा में रचनावादी आकलन की विशेषताएं। पहला है प्रक्रिया उन्मुख। यह केवल अंतिम उत्तर की सत्यता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय बालक की हल करने की प्रक्रिया और चिंतन शैली का मूल्यांकन करता है कि बच्चा सवाल को कैसे हल कर रहा है, उसके सोच कैसी है, इसका मूल्यांकन करना प्रक्रिया उन्मुख को दर्शाता है। दूसरा है सतत एवं व्यापक। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है त्रुटियां अधिगम का अंग है। रचनावाद में बच्चों द्वारा गणितीय प्रश्नों में की गई त्रुटियों को अधिगम की अंतर्दृष्टि माना जाता है, न कि केवल कमियां। खुले अंत वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक से अधिक सही उत्तर या समाधान मार्ग संभव हो, जिसे सृजनात्मकता बढ़े। जैसे बच्चों को अगर पूछा जाए कि 5 + 7 कितना होता है, तो यह आपके बंद प्रश्न है। एक ही बार में बच्चा इसका एक ही मतलब वो है उत्तर 12। लेकिन यदि पूछ दिया गया बच्चों को कि किन किन दो संख्याओं को जोड़कर 12 ला सकते हैं, तो बच्चा जो है 8 और 4 को भी जोड़कर 12 ला सकते हैं, 11 धन 1 करके 12 ला सकता है, या फिर 10 धन 2 करके 12 ला सकता है। ऐसे उनके पास कई चरण हैं जिनसे वो 12 ला सकते हैं, कई दो संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं जिनसे वो 12 ला सकते हैं। तो इसको बोला जाता है खुले अंत वाले प्रश्न, जो बच्चे जो है अपने से कई तरीके से वो ला सकते हैं उत्तर, उसको बोला जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे कि एमसीक्यूज या वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके खुले अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं, जिससे बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ता है। यदि बच्चे से 5 + 7 बोल दिए तो उनमें ज़्यादा सोचने समझने का मतलब ज़्यादा उसमें वो नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट उत्तर देंगे। तो इसको बोला जाता है बंद प्रश्न और इसको खुले अंत वाले प्रश्न। नेक्स्ट है विविध उपकरण। केवल पेन पेपर परीक्षा के स्थान पर पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, अवलोकन, गणितीय खेल और परियोजनाओं का उपयोग गणितीय आकलन संबंधी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। आइए अब हम रचनावादी गणित कक्षा में आकलन के उपकरण एवं तकनीकों को जानते हैं, जिसमें पहला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को आप निश्चित रूप से जानते होंगे। पोर्टफोलियो क्या होता है? किसी बच्चे की निश्चित अवधि के दौरान किए गए कार्यों, उसकी प्रगति और उपलब्धियों का एक व्यवस्थित और क्रमिक संग्रह होता है, कलेक्शन होता है। इसके जरिए शिक्षक और अभिभावक बच्चे के सीखने की स्तर या उसकी योग्यताओं, कमजोरियों और समय के साथ उसमें आए सुधार को आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे कि उदाहरण की बात करें तो पूरे सत्र में छात्र द्वारा बनाए गए ज्यामिति मॉडल और चार्ट का रिकॉर्ड। वही उपाख्यानात्मक अभिलेख की बात करें तो कक्षा में छात्र के विशिष्ट व्यवहार, गणितीय अभिवृत्ति और घटना का संक्षिप्त लिखित विवरण। आज राहुल ने समूह कार्य में भिन्न को बांटने का नया तरीका खोजा, तो यह आपके किसमें रिकॉर्ड में दर्ज होगा? उपाख्यानात्मक अभिलेख। वही तीसरा बात करें रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या होता है? गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु मानकों और मापदंडों का एक स्पष्ट सेट, जिसमें समस्या समाधान क्षमता, कमजोर, औसत, उत्कृष्ट ये दर्शाया जाता है। रूब्रिक्स क्या होता है? एक प्रकार का रूब्रिक्स जो है कह सकते हैं मूल्यांकन उपकरण या स्कोरिंग गाइड, जिसका उपयोग बच्चों के किसी कार्य, प्रोजेक्ट या गतिविधियों को जांचने के लिए किया जाता है। तो वो रूब्रिक्स के अंतर्गत आता है, जिसमें ये देख सकते हैं समस्या समाधान क्षमता कि बच्चा कमजोर है कि औसत है कि उत्कृष्ट है, तो नंबर या ग्रेडिंग दिया जाता है इसके आधार पर। तो गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु मानकों और मापदंडों का एक स्पष्ट सेट होता है। वही गणितीय जनरल। छात्र स्वयं गणितीय अनुभवों, कठिनाइयों और सीखी गई संकल्पनाओं को अपनी भाषा में लिखता है। मुझे आज गुणा करने में कहाँ परेशानी आई
और मैंने उसे कैसे सुलझाया। तो ये गणितीय जनरल में आएगा। और खुले अंत वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न जैसे हम ऊपर बात किए कि ऐसे प्रश्न जो बहु समाधान और उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देता है। जैसे ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका परिमाप 20 सेंटीमीटर हो। तो इसमें देखा जाए तो आप कई संख्याओं का उपयोग करके बता सकते हैं। जैसे बंद अंत वाला प्रश्न की बात करें तो बंद अंत में यही हम ऊपर भी चर्चा करें, 5 + 3 8 हो जाता है। तो पूछा जाता है 5 + 3 क्या होता है, तो 8, एक बार में आंसर। लेकिन खुला अंत वाला प्रश्न कैसे बोलेंगे, ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनका योग 8 होता है। तो बच्चे 1 धन 7, 2 धन 6, 3 धन 5, 4 धन 4, इस प्रकार कई तरीके से उत्तर ला सकता है। तो रचनावादी कक्षा में खुले अंत वाले प्रश्नों को प्राथमिकता दी जाती है। आइए अब हम रचनावादी शिक्षण में निदानात्मक आकलन और उपचारात्मक शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है उसे जानते हैं। पहले निदानात्मक परीक्षण को समझते हैं। वैसे रहने के लिए गणित शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गणित सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानना और उन्हें दूर करना होता है। इसे चिकित्सा विज्ञान के उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। जैसे डॉक्टर पहले बीमारी का पता लगाने के लिए टेस्ट करता है, तो वो आपके निदान में आएगा, अर्थात पहचान करता है, और फिर बीमारी के अनुसार दवाई देता है, तो वो उपचार आएगा, तो वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। तो इसका उद्देश्य इसमें देखें तो बालक की गणितीय अवधारणाओं में छिपी हुई भ्रांतियों और अधिगम अंतराल की पहचान करना, वही पहचान करना आपके निदान में आ जाएगा। और उपचारात्मक शिक्षण त्रुटियों के कारणों का पता चलने के बाद बालकों को उसकी गति से पुनः समझाने हेतु दी जाने वाली शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगी। तो ये महत्वपूर्ण शब्द को जानिए, अभी अधिकतर इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। तो यदि किसी समस्या का पहचान करना आपके निदानात्मक परीक्षण में आएगा, और उसका समस्या को पहचानने के बाद उसका उपचार करना, अर्थात उसको दूर करने के लिए जो शिक्षण कराना, वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। तो ये रही आपके इस यूनिट का सेकंड टॉपिक। इसमें जो टॉप 31 लाइनर है उसको हम इसी से बनाए हैं, तो उसको हम वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए हम इसमें चर्चा नहीं कर रहे हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ, इस यूनिट का तीसरा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अवधारणात्मक एवं परिचयात्मक ज्ञान की ओर। चलिए शुरू करते हैं उसे। तो ये आपके तीसरा टॉपिक होने वाला है प्रक्रियात्मक एवं संकल्पनात्मक ज्ञान, जो कि इस यूनिट का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न हमेशा बनते देखा है। गणित में ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं या ज्ञान के कितने प्रकारों का जिक्र होता है, तो दो प्रकार। पहला है संकल्पनात्मक ज्ञान, दूसरा है प्रक्रियात्मक ज्ञान। जिसे संकल्पनात्मक ज्ञान को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहते हैं, प्रक्रियात्मक ज्ञान को प्रोसीजर नॉलेज कहते हैं। आइए पहले ज्ञान के प्रकार पर फोकस करते हैं। संकल्पनात्मक या इसी को अवधारणात्मक या इसी को वैचारिक ज्ञान भी कहते हैं। इंग्लिश में एक नाम याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अर्थ एवं परिभाषा की बात करें तो संकल्पनात्मक ज्ञान, जिसे अवधारणात्मक या वैचारिक ज्ञान भी कहते हैं, का संबंध किसी शिक्षार्थी के मस्तिष्क में अवधारणाओं या कॉन्सेप्ट के बनने, उनके अमूर्त विचारों के गठन एवं विकास से होता है। जैसे हम किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, बहुत गहन उसमें मनन कर रहे हैं उस चीज के बारे में, तो वो आपके अवधारणात्मक ज्ञान को दर्शाएगा। वही मुख्य विशेषताएं की बात करें इसका, तो यह ज्ञान विषय की गहरी समझ और क्यों का उत्तर देता है। दूसरा है शिक्षार्थी के मस्तिष्क में विभिन्न अवधारणाओं के बीच आंतरिक संबंध स्थापित करता है। यह केवल रटने या नियम याद करने तक सीमित नहीं, बल्कि तर्क व चिंतन पर आधारित होता है। जो अवधारणात्मक ज्ञान होता है वो तर्क एवं चिंतन पर आधारित होता है। आइए, जो ये पहला ज्ञान के प्रकार है अवधारणात्मक ज्ञान, उससे बनने वाले कुछ प्रश्न रहा जो पहले सीजी टेट वगैरह में पूछा गया है, तो उनका हम छोटा छोटा की पॉइंट डाले हैं। जैसे कि अवधारणात्मक ज्ञान से संबंधित जो पूछा गया है, पूर्ण संख्याएं तथा चतुर्भुज कैसे ज्ञान में आता है, तो ये अवधारणात्मक ज्ञान में आया गया है, या ये गणित की सर्वाधिक सामान्य संकल्पनाएं हैं। ये पूछा गया है सीजी टेट 2019 पेपर 1 और 2 में। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, किसी दी गई अवधि में राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यह किस प्रकार का ज्ञान है, तो इसे भी अवधारणात्मक ज्ञान या संकल्पनात्मक ज्ञान में के अंतर्गत पूछा गया था। संख्याओं की गणना व योग, संख्याओं की गणना करना तथा योग ज्ञात करने की मूल समझ, ये भी पूछा गया है इसी ज्ञान के अंतर्गत।
परिधि की संकल्पना, बच्चों में परिधि की समझ विकसित करने हेतु धागे के टुकड़े और समतल वस्तु का प्रयोग करना। यदि ये इनमें से कोई भी लाइन अगर पूछा जाता है तो आप संकल्पनात्मक अवधारणात्मक ज्ञान के उदाहरण में डालिएगा या उसका उत्तर लीजिएगा। औसत, कोण, ये सभी आपके दो सरल रेखाओं के बीच कोण की अवधारणा, औसत से संबंधित समस्याओं की समझ, ये सभी इसी ज्ञान से पूछे गए प्रश्नों का की पॉइंट है, जो कि देख सकते हैं सीजी टेट पेपर 2 इन सभी में पूछा गया है। वही दूसरा ज्ञान की बात करने वाले हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान। अर्थ एवं परिभाषा की बात करें तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का तात्पर्य औपचारिक भाषा, सांकेतिक भाषा, नियमों और सूत्रों तथा सवाल हल करने के चरणों के ज्ञान से है। याद रखिएगा, इसमें चरणों, स्टेप्स या एल्गोरिथम की बात करती है प्रक्रियात्मक ज्ञान। तो चूंकि हमने प्रक्रियात्मक ज्ञान गणित के संदर्भ में देख रहे हैं तो ये एल्गोरिथम या स्टेप्स आ जाएंगे, जिसमें औपचारिक भाषा, सांकेतिक भाषा, नियमों, सूत्रों, फार्मूलास, इन सभी की कौन बात करता है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। मुख्य विशेषताएं बात करें तो इसमें मुख्य रूप से समस्या को हल करने की विधि या चरणों से मतलब होता है, न कि उसके पीछे के मूल कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा, यदि विधि या चरणों की बात होगी तो प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आएगा। वही यह कैसे कार्य करना है, हाउ टू डू पर केंद्रित होता है। यह कैसे कार्य करना है, इस पर केंद्रित होता है, अर्थात उसके चरणों पर। सांकेतिक चिन्हों व नियमों का सही क्रम में उपयोग करना इसमें शामिल होता है। आइए व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। कार चलाना सीखना, कार चलाने के लिए निश्चित स्टेप्स, गियर बदलना, क्लच दबाना आदि का क्रमबद्ध पालन करना, ये आपके इसी ज्ञान के अंतर्गत आएगा। याद रखिएगा, और इससे प्रश्न बना भी है, इन्हीं पॉइंटों से बनेगा। यदि प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर नॉलेज का अगर उदाहरण पूछा जाता है या पूछा जाए कि कार चलाना, जिसमें कार चलाने के लिए निश्चित स्टेप्स अपनाना, गियर बदलना, क्लच दबाना, वो आपके कौन से ज्ञान के प्रकार में आता है? तो वो आपके प्रोसीजर नॉलेज में आएगा। याद रखिएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान के तहत। तो पकवान बनाने की रेसिपी, यूट्यूब या किताब से रेसिपी देखकर चरणबद्ध या डिश तैयार करना आपके इसी ज्ञान के अंतर्गत आएगा। साइकिल चलाना भी संतुलन व पैडल मारने की प्रक्रिया का पालन करना। गणितीय प्रश्न हल करना, 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने का तरीका या सूत्र लगाकर उत्तर निकालना, ये सभी आपके प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर नॉलेज के तहत आएगा। जैसे कि हमने 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ते हैं तो इकाई से शुरू करते हैं, फिर दहाई का जोड़ते हैं, फिर सैकड़े, इस प्रकार स्टेप्स आगे बढ़ते हैं। तो यही स्टेप से हम सभी सवालों को, गणित के जितने भी जोड़ने का सवाल आएगा, वो सभी को हम ऐसे ही हल करेंगे। तो एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कहा गया है, प्रोसीजर नॉलेज का। दोनों ज्ञान प्रकारों में अंतर संबंध देखते हैं, इंटर रिलेशन। प्रक्रियात्मक ज्ञान और संकल्पनात्मक ज्ञान एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? जब कोई शिक्षार्थी प्रक्रियात्मक ज्ञान चरणबद्ध अभ्यास का बार बार पालन करता है तो वो धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में उसकी अवधारणा स्पष्ट हो जाती है या संकल्पनात्मक ज्ञान में बदल जाता है। जैसे जैसे हम जो है मतलब किसी चीज को बार बार उसी स्टेप से करते जाते हैं तो हमें उसके जो मेन कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे पता चल जाती है। तो एक तरीके से प्रक्रियात्मक ज्ञान का उपयोग करके हम संकल्पनात्मक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो है इससे भी प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं सीजी टेट 2011-12 में आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसके लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? सूत्र लगाना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तथा संकल्पनात्मक ज्ञान क्या है? क्षेत्रफल का वैचारिक अर्थ। दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है दोनों ज्ञान को शामिल करके बताया गया है। यदि बच्चे में संकल्पनात्मक समझ विकसित हो जाए तो वे सवाल हल करने की प्रक्रिया या प्रक्रियात्मक ज्ञान स्वयं ढूंढ लेते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि अगर उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो धीरे धीरे सवाल हल करने की प्रक्रिया या प्रोसीजर को वह स्वयं जानने लगता है या स्वयं खोज कर लेता है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तुलनात्मक सारणी की बात करें तो इसमें मुख्य केंद्र की बात करें तो अवधारणाओं के गठन, क्यों और विचारों की गहराई से समझ पर है। वही प्रक्रियात्मक ज्ञान नियमों, सूत्रों व सवालों हल करने के चरणों पर है। सोच का प्रकार देखें तो अमूर्त चिंतन व वैचारिक स्पष्टता पर आधारित, यह क्रियान्वयन व चरणबद्ध नियम पर आधारित होता है, एल्गोरिथम पर काम करता है। लचीलापन की बात करें तो ये उच्च, इसे नई और विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से लागू किया जा सकता है और ये सीमित होता है। यह विशिष्ट विधि, एल्गोरिथम व सूत्रों तक ही सीमित रहता है। वही मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विषय के पीछे के सिद्धांतों और मूल कारणों को समझना।
वही समस्या को सही क्रम में हल करने का कौशल प्राप्त करना ये प्रक्रियात्मक ज्ञान को दर्शाता है। व्यवहारिक उदाहरण परिधि, औसत, कोण या चक्रवृद्धि ब्याज का वैचारिक अर्थ समझना, ये आपके जो है अवधारणात्मक ज्ञान के अंतर्गत आएगा। रेसिपी देखकर भोजन बनाना, कार चलाना, सूत्र से क्षेत्रफल निकालना, ये आपके प्रक्रियात्मक ज्ञान या प्रोसीजर नॉलेज को दर्शाता है। तो ये रही आपके यह नॉलेज। आगे हम इससे संबंधित एमसीक्यूज तैयार किए हैं, लेकिन वीडियो अधिक लंबी ना हो इसलिए अब हम तीनों टॉपिक का एक साथ लगभग 40-50 क्वेश्चन तैयार किए हैं तीनों मिलाकर, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें ये रहा आपके यूनिट 3 का पूरा तीनों टॉपिक का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपके लिए बेहतर रहा होगा, और यदि कहीं पर कमी हो या सुझाव देना है तो निश्चित रूप से कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।